प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। इस कक्षा में हम कारक और कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्हों का अध्ययन करेंगे। मुझे मालूम है कि आप कारक चिन्हों से बहुत भली भांति परिचित हैं। जो आपकी आरंभिक कक्षाएं थीं, यानी छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा की पढ़ाई, उस दौरान आपने कारक चिन्हों का अच्छे से अध्ययन किया था। लेकिन बहुत जानबूझकर इस पाठ्यक्रम में व्याकरण संबंधी सूक्ष्म चीजों को रखा गया है, सूक्ष्म विषयों को रखा गया है। हम पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता की चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो बातें आप पढ़ चुके हों, उसके बावजूद एक बार आप ध्यान से इस पाठ्यक्रम को अवश्य पढ़ें, क्योंकि यह पाठ्यक्रम जैसे ही आप अपना यह कोर्स पूरा करके बाहर निकलेंगे, अपने वास्तविक जीवन में प्रविष्ट होंगे, जीवन संघर्ष आपके सामने आएगा, तब जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें यह पाठ्यक्रम आपके बहुत काम का होगा। तो संभव है कि आपने छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के दौरान इन सब चीजों को पढ़ा हो, लेकिन एक बार आप फिर से उन सभी विषयों, उन सभी बिंदुओं से होकर गुजरिए, ताकि जब आगे चल करके इससे संबंधित प्रश्न आपके सम्मुख आए, चाहे आपकी इस परीक्षा में अथवा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, तो आप बहुत आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल सटीक ढंग से प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर सकें। तो हम कारक चिन्हों की बात कर रहे हैं। आप सब ने रटा होगा, बिल्कुल मुझे अच्छे से पता है, आप सबको खूब अच्छे से रटा होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ, अजी। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब बातें रटी हुई होंगी। बस हम इनको अलग अलग करके, कि जैसे हम कहें कर्ता के संबंध में कारक चिन्ह, कर्म के संबंध में कारक चिन्ह, करण के संबंध में कारक चिन्ह, तो उन रूपों को भी हम पढ़ेंगे और यह समझेंगे कि किस प्रकार से हम कारक चिन्हों को अलग करते हैं, विलगित करते हैं, या उन्हें अलग ढंग, अलग दृष्टि से देखते हैं। आप लोग एक कक्षा याद करिए पहले की, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश याद करिए। आदिकाल के नामकरण से संबंधित जो प्रस्ताव हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अपभ्रंश से हिंदी को अलग करने के लिए गुलेरी जी ने दो प्रमुख सोपान बताए, दो प्रमुख स्तर बताए थे। पहला स्तर था द्वित्व व्यंजनों का लोप, और जो दूसरा स्तर था, जो दूसरा सूत्र था, उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए कि पर सर्गों का अलगाव, अलग से चिन्हित होकर के वे विभक्ति चिन्ह हिंदी में सम्मुख आने लगे। उससे पहले यदि आप संस्कृत भाषा में देखें, तो संस्कृत में आप कहीं से नहीं पाएंगे कि वे परसर्ग अलग से हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष से पत्ते झरते हैं। यहाँ पर कहीं भी अलग से को, की, के, से, द्वारा ऐसा कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, बल्कि धातु रूपों के साथ ही और संज्ञा रूपों के साथ ही
उन विभक्तियों का समावेश हो चुका है। हिंदी में ये विभक्तियां अलग से प्रस्तुत होती हैं। कई बार वे सम्मुख होती हैं और कई बार वे असम्मुख भी होती हैं। उनका अपना एक शास्त्रीय विधान है। व्याकरण का अर्थ ही है भाषा को शास्त्रीय विधान में बांध देना। उससे पूर्व कई बार अगर आप जन सामान्य को बोलते हुए देखें तो कई लोग व्याकरण के नियमों की अवहेलना करते हैं और ज्यादातर को तो पता ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप मानक हिंदी की संस्तुति करते हैं, उस समय आपके लिए व्याकरण में अंतर्निहित नियमों का पालन करते हुए हिंदी को बोलना, हिंदी को लिखना अनिवार्य हो जाता है। और यह बात केवल हिंदी भाषा के लिए नहीं है, दुनिया की तमाम भाषाओं के लिए यह बात बिल्कुल सच है। अब जब हम कारक चिन्ह कहते हैं या विभक्तियों की चर्चा करते हैं, तो आप पाएंगे कि अलग अलग भाषाओं में विभक्ति चिन्ह मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या हूबहू एक नहीं है। जो आपस की मेल जोल वाली भाषाएं हैं, एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रकट हुई भाषाएं हैं, वैसी भाषाएं जिनका आपस में गहरा असर रहा है, तो उन भाषाओं में कारक चिन्हों का स्तर या कारक चिन्हों की संख्या समान हो सकती है, लेकिन वही संख्या आप दुनिया भर की सभी भाषाओं पर आरोपित नहीं कर सकते। जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, उनमें 8 कारक चिन्ह उपस्थित हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हुए या उन्हीं के प्रतिरूपण में हिंदी में भी 8 कारक चिन्ह हैं। यानी हिंदी में कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्हों की संख्या 8 है। अब अगर मैं कहूं कि आप परिभाषित करिए कि कारक क्या है, तो इसकी सुस्पष्ट परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी जो चिन्ह है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद, जैसे ने लगा, को लगा, से लगा, के लिए लगा, किसके लिए पानी लाए, राम के लिए पानी लाए, किसके लिए खाना आया है, श्याम के लिए खाना आया है, या कहें कि हम गया से पटना जा रहे हैं, या हम कहें कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ ये जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए द्वारा ये जो चिन्ह लग रहे हैं, यही चिन्ह कारक या विभक्ति है। कई बार प्रत्यय के रूप में भी सम्मिलित होते हैं ये कारक चिन्ह। और यह भी ध्यान रखना होगा आपको कि जरूरी नहीं है कि हर वाक्यांश में अथवा वाक्य में कारक चिन्ह लिख दिया जाए। कई बार कारक चिन्ह अनुपस्थित होते हैं, वे उपस्थित हैं, उनको हूबहू पूरा का पूरा बोलेंगे तो वे बाकायदा उपस्थित होंगे, लेकिन आप कई बार उनका विलोपन कर देते हैं जो लोक व्यवहार है। जैसे मैं कहूं आम तोड़ा या किसने आम तोड़ा, तो आप कहें कि मोहन ने आम तोड़ा। अब यहां पे आम तोड़ा लिख दिया आपने, लेकिन मोहन ने आम को तोड़ा। तो ये जो अलग अलग बिंदु हैं, इनको आपको समझना होगा। उसके बहुत सारे कारक चिन्हों का स्मरण करने के लिए कई सारे सूत्र बताए जाते हैं, जिसको कहते नहीं है शॉर्टकट। तो बहुत सारे शॉर्टकट बताए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी भी तरीके के शॉर्टकट की आवश्यकता है।
ऐसा कठिन है ही नहीं कि पढ़ने के लिए कोई सूत्र रट लिया जाए या पढ़ने के लिए याद रखने के लिए किसी तरीके के शॉर्टकट वाले सूत्र को अलग से रचा जाए। तो आप अलग अलग ढंग से इन कारक चिन्हों को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके जो 8 कारक चिन्ह हैं उनके रूप को प्रस्तुत करता हूं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जो कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वही कर्ता है। तो जो करता है उसको इंगित करने वाला जो विभक्ति चिन्ह है वही कर्ता कारक है, और यह है ने। अब इसमें आप यह भी ध्यान दें कि इसमें वर्तमान या भूत या भविष्य का उस ढंग से प्रयोग नहीं है, या उसे बिल्कुल एक ट्रस्टेबल तरीके से आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बलपूर्वक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कई बार विलोपन हो जाता है। अब मैं कहूं राम ने रावण को मारा, और दूसरी जगह मैं कहूं कि मोहन विद्यालय जाता है, तो इन दोनों संदर्भों में आप पाएंगे कि एक जगह विभक्ति चिन्ह उपस्थित है और एक प्रयोग में विभक्ति चिन्ह अनुपस्थित है, उसका विलोपन हो जा रहा है। यह प्रयोग की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आप इसके दो रूपों को देखें, और ये दोनों रूप प्रयोग के आधार पर निर्गत होते हैं। पहला प्रयोग है या प्रारूप कहें परसर्ग के सहित, और दूसरा है परसर्ग से रहित। जो परसर्ग सहित कर्म कारक है उसमें भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने किताब को पढ़ा, या राम ने खाना खाया। इसी प्रकार से प्रेरणार्थक जो क्रियाएं हैं उनके साथ भी ने का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने उसे डांटा, उसने उसे मारा। मारना गलत बात है, लेकिन यहाँ पे हम केवल उदाहरण के लिए इस बात को ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा रूप है कि जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तब कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि रीता ने उत्तर दे दिया। अब हम दूसरे प्रारूप पर आते हैं कर्ता कारक के, जो है परसर्ग रहित। पहला प्रारूप था परसर्ग सहित और दूसरा प्रारूप है परसर्ग रहित। इस प्रारूप को समझिए। इसके भी 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कैसे? राम गिर गया, या सोहन आ गया। तो जो आ गया नहीं, आ गया था, या उस ढंग से। इसी तरीके से वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता।
जैसे बालक लिखता है, या रीना गाना गाती है, कोई नाम आप रख लें उदाहरण के लिए, लड़का हो लड़की हो, कोई भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी यहाँ इस संदर्भ में। ये मत कहिएगा कि व्याकरण के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, अभी यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पर आप उदाहरण देने के लिए चाहे किसी लड़के का नाम लिख दें या किसी लड़की का नाम लिख दें, स्त्रीलिंग कर दें या पुल्लिंग कर दें। और तीसरा प्रारूप है इस पर सर्ग रहित कर्म कारक का, कर्ता कारक का, कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना इत्यादि आएंगे वहां पर भी ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मुझे दरभंगा जाना है, अब यहां ने का प्रयोग नहीं आया। मैं कहूं सोहन गया जाएगा या जाना, सोहन या कहें कि उसे गया जाना है, तो यहां पर भी ऐसे वाक्यों में भी ने का प्रयोग, जो कर्ता ने जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद स्वरूप कुछ रूप है। अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कर्ता ने और कर्म को, लेकिन कभी कभी कर्ता के संबंध में भी को का अनुप्रयोग होता है, और यह नियम कहता है कि विधि क्रिया और संभाव्य, या जहां संभावना व्यक्त की जा रही हो, वहां कर्ता के साथ अक्सर को आने लगता है। जैसे तुमको वहां जाना चाहिए, शुड बी, जो विधि है, विधि क्रिया तो समझ रहे होंगे, तो जो विधि है, जो विधि संबंधी क्रियाएं हैं, उनके साथ जब आप कर्ता कारक का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर को आएगा। यह विशिष्ट स्थितियों में संभव है, और यह स्थितियां हैं कि वृद्धि क्रिया अथवा संभाव्य। तो ये बात आप याद रखिएगा। पहला हो गया कर्ता कारक। अब दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या कहेंगे? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अच्छा, व्याकरण जब आप पढ़ें तो उसकी तकनीकी शब्दावली को ध्यान में रखें और वाक्य का सटीक अर्थ भी समझने की कोशिश करें। अब मैंने कहा कि क्रिया के कार्य का फल, यानी जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वह किस पर पड़ रहा है। आपने कोई कार्य किया और उस कार्य के दौरान उस क्रिया को करने का फल जहां पर पड़ा, प्रभाव जहां पर पड़ा, उसे हम कर्म कहेंगे। और यहां इस संदर्भ में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है। अब यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यह विभक्ति चिन्ह बहुत सारे स्थानों पर नहीं भी लगता है, यानी लगता है और नहीं भी लगता है। अब जैसे मैं कहूं कि सीता ने पत्र लिखा, या मैं कहूं कि गीता ने उत्तर लिखा। अब यहां तो नहीं लिखा जा रहा, लेकिन इसको आप पूरा विस्तृत करके लिखें तो कहेंगे कि गीता ने उत्तर को लिखा, सीता ने पत्र को लिखा, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है और व्याकरणिक तौर पर परिपुष्ट नहीं है। आप यहां पर को, यानी कर्म को, जो को विभक्ति चिन्ह है, उसका विलोपन कर दे रहे हैं। लेकिन यह भी होना चाहिए कि जैसे हम कहें बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना,
भगाना या दही जमाना, जमाना, तो ये जो क्रियाएं हैं, इनके प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो, ये बात ध्यान रखिए कि कर्म संज्ञा हो तो वहां पर को विभक्ति जरूर लगेगी। इसी तरीके से जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाए, आप ध्यान रखिए कि कई बार संज्ञा विशेषण बन सकते हैं और विशेषण संज्ञा हो सकता है। अब आपको शायद पता न हो कि काला पहाड़ इतिहास प्रसिद्ध नाम है, देखिएगा किसका नाम है, लेकिन काला पहाड़, इसमें काला तो बाकायदा विशेषण हो सकता है, लेकिन काला पहाड़ एक व्यक्ति का नाम है जो इतिहास में प्रसिद्ध है। मैं नहीं बता रहा हूं, आप जाके ढूंढिएगा कि कौन है काला पहाड़। अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए कि गुंडा भले लोगों को पीटता है। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा कुछ इनकरेज किया जा रहा है, ये उदाहरण के लिए है। या अब यहां पे को पीटता है, या नेता अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करता है, यहां पर को का प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि गीता खाना खाती है, यहां नहीं हो रहा है। मैं कहूं ममता वीणा बजा रही है, नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा राम ने रावण को मारा, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, तो राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, दोनों उपस्थित है और दोनों का प्रयोग हो रहा है। फिर मैं कहूं कृष्ण ने राधा को बुलाया, तो यहां भी वही कर्ता ने कर्म को, दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब मैं कहूं कि मेरे द्वारा यह कार्य हुआ, तो यहां पर नहीं हो रहा है। मैं कहूं, अच्छा कई बार क्या होता है कि जो मुख्य विषय है या वह अनुपस्थित हो जाता है। मैं कहूं कि मोहन को बुलाओ, अब किससे कहा जा रहा है यह नहीं पता है, क्योंकि जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ें और उसमें एक पात्र कहे कि मोहन को बुलाओ, तो उस दशा में आपको यह देखना पड़ेगा कि अभी वह बातचीत किससे कर रहा है या उसके सामने उसके आसपास है कौन। आप उससे निर्धारित करेंगे कि यहां पर मुख्य कौन है, विषय कौन है, जिससे कि यह आदेश निर्गत किया गया, यह आदेश दिया गया कि उसको बुलाओ। तो ये विविध प्रयोग हैं कर्म कारक के। अब हम तीसरे कारक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं, विभक्ति की ओर बढ़ते हैं, वह है करण कारक। अभी हम कह रहे थे कि क्रिया का फल प्राप्त हो, अब क्रिया को करने के साधन का बोध हो। हाँ, यानी संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, या जिसकी सहायता से काम संपन्न हो, कार्य परिपूर्ण हो, वह करण कारक कहलाता है। आप पहचानना सीखिएगा, बिल्कुल अंडरलाइन करिएगा कि कर्ता कौन है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है। ये जो व्याकरण विहित चिन्ह हैं या व्याकरण विहित निर्देश हैं, उन्हें आप बहुत सुस्पष्टता से समझिएगा और रेखांकित कीजिएगा। तो मैं फिर से कहता हूं कि संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, इससे पूर्व याद करिए कर्म हमने क्या कहा था, जहां पर फल हो रहा है, जहां प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का।
अब क्रिया किस साधन के द्वारा की जा रही है वह करण कारक है। अब इसके दो चिन्ह हैं, से या के द्वारा। अच्छा, ये जो तीसरी विभक्ति है और जो पंचमी विभक्ति है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। एक बार फिर से मैं आपको जागरूक कर देता हूं इस संबंध में कि जो तीसरी विभक्ति है वह उससे जुड़ने या उसके द्वारा होने को इंगित करती है, और जो पंचमी विभक्ति है वहां पर भी से का प्रयोग होता है, लेकिन वहां विलग होने के संदर्भ में होता है। तो ये दोनों जो से हैं, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन दोनों ही स्थलों पर जो से मौजूद है हिंदी का, वह दो अलग अलग संदर्भों, दो अलग अलग अर्थों का प्रस्तुतिकरण करता है। तो यह फर्क आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है सारे फर्क। तो जैसे हम उदाहरण दे दें कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, या फिर एक उदाहरण, बच्चे गेंद से खेल रहे थे। तो गेंद से खेल रहे थे, वो गेंद से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे जो वातावरण में गेंद बहुत प्रमुख है और गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से जुड़ाव है, अलगाव नहीं है, इसलिए यहां पे करण कारक है। अब हम आते हैं चौथा जो कारक चिन्ह है, संप्रदान। यह जो से था वह तृतीया विभक्ति के लिए था, और चौथे के बाद जब पांचवा पढ़ेंगे तो वहां भी एक से पढ़ेंगे, और वह पंचमी विभक्ति के लिए से होगा, जो विलगित करने के संदर्भ में प्रस्तुत होगा या कुछ अन्य सामान्य रूपों में भी। फिलहाल आप चौथा कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह पढ़ें, यह है संप्रदान कारक। अब संप्रदान का अर्थ क्या है? संप्रदान का बिल्कुल निरा शाब्दिक अर्थ है देना, यानी जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है अथवा जिसे कोई कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उस स्थिति को व्यक्त किया जा रहा है, यानी लेने वाला को जब चिन्हित करेंगे तो वही संप्रदान कारक होगा। और इसका चिन्ह क्या है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो किसके लिए? यह जो आप एक बहुत अच्छा इसको पहचानने का सटीक तरीका है कि आप जो वाक्य उसमें अगर आए कि इसमें संप्रदान कारक पहचानिए, तो आप देखेंगे कि किसके लिए, आप ये सवाल पूछ लीजिए किसके लिए, और जैसे ही आप कहेंगे किसके लिए तो तुरंत यह संप्रदान कारक पहचान में आ जाएगा। तो जिसे भी कुछ दिया गया है या जिसके लिए भी कोई कार्य किया गया है, वहां पर संप्रदान कारक होगा और वह संप्रदान चिन्ह द्वारा अभिव्यक्त होगा। जैसे मैं कहूं स्वास्थ्य के लिए रोज दौड़ा करो, तो रोज दौड़ा करो किसके लिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। तो या मैं कहूं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो कड़ी मेहनत क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंकों के लिए। तो यह संप्रदान कारक का उदाहरण हुआ। अब हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे लिए चाय लाओ,
या मेरे लिए चाय लेकर आओ, या मैं कहूं पापा तुम्हारे लिए साइकिल लाए, तो किसके लिए लाए? तुम्हारे लिए लाए, खुश हो। फिर अमन ने श्याम को गाड़ी दी, या मैं पूरे परिवार के लिए खाना बना रहा हूं, या कोई कहे कि गाय के लिए रोटी लाओ। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, और कई जगह वे उदाहरण के लिए के रूप में नहीं, कई बार वह के लिए को के रूप में भी संदर्भित हो जाता है। जैसे अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, जो मैंने कहा था कि आप सवाल पूछें किसके लिए, तो वहां यदि उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि संप्रदान कारक उपस्थित है। मैं कहूं कि भूखे को भोजन दो, तो भोजन किसके लिए दो? किसके लिए? तो भूखे के लिए। या मैं कहूं कि सोहन मोहन को पुस्तक देता है, तो किसके लिए पुस्तक को दे रहा है? तो यहां पे उत्तर प्राप्त होगा और उस तरीके से संप्रदान कारक उपस्थित हो जाएगा। अब आता है पांचवी विभक्ति, पांचवा कारक अपादान कारक। अभी जब हम तृतीया विभक्ति की बात कर रहे थे तो वहीं पर हमने इस कारक के बारे में भी जान लिया था कि दोनों में से आ रहा है, लेकिन दोनों ही विभक्ति चिन्हों में से का संदर्भ या से का अनुप्रयोग अलग अलग है। यानी एक बार फिर से अगर हम कहें तो पारिभाषिक तौर पर हम कहेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है, और विभक्ति चिन्ह तो इसका से है ही, वही जो तृतीया का है। अब इसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि किससे, जैसे तो किससे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर मिल रहा है तो वहां पर आपके सामने अपादान कारक उपस्थित होगा। जैसे वृक्ष से पत्ते झरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, या कोई नाम ले लीजिए, क्या नाम लिया जाए, सुरेश छत से गिर गया, या मनीषा छत से फिसल गई। इसी तरीके से कहीं भी कुछ भी आप प्रयोग करें, बहुत सारे प्रयोग हैं। तो जो विलगित होने का भाव है, वृक्ष से पत्ते झरते हैं, छत से गिर गए, वहां से चले आए, तो ये सब जो से है, जो अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, वहां पर अपादान कारक उपस्थित होगा और उसका विभक्ति चिन्ह से है। छठा है संबंध कारक, और यह बहुत ही आसान है, इसमें तो पहचानने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि आप पारिभाषिक तौर पर बात करें तो कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहां संबंध कारक होगा।
बिल्कुल, इसको पहचानने के लिए आपको कोई अलग से श्रम करने अथवा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। और विभक्ति चिन्ह के तौर पर देखें तो कहेंगे का, के, की, रा, रे, री। जैसे मैं कहूं कि वह मोहन का बेटा है, यह सोहन का कुत्ता है, वह राधे की गाय है। तो यहां पर जो का, के, की आ रहा है, रा, रे, री आएगा, उन सब का संबंध संबंध कारक से है। जैसे मैंने कहा ना, उसका बेटा, उसकी गाय, उसका कुत्ता, या मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का, मेरी लड़की, तुम्हारी लड़की, मेरा विद्यार्थी, तुम्हारा विद्यार्थी। तो ये सब जो संबंध कारक हैं, जहां पर संबंधों की उद्भावना हो रही है, दो शब्दों के बीच का संबंध स्थापित हो रहा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, वहां पर संबंध कारक होगा। और जैसा मैंने बताया, बहुत आसान है, कोई अलग से आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाषा से ही बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगा कि संबंध कारक है। बस आपको यह याद रखना है, और याद भी नहीं करना है। आप भाषा का अनुप्रयोग करेंगे तो वहीं पर समझ जाएंगे कि विभक्ति चिन्ह क्या क्या है। आपको इसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सप्तम कारक, अधिकरण कारक। यहां थोड़ा सा आप समझिएगा। अभी हमने कहा क्रिया का फल जिसे प्राप्त हो, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का साधन जो हो, ये सारी चीजें हमने जानी। अब जो अधिकरण कारक है, यह यदि आप पारिभाषिक रूप से कहें तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह है में या पर। अब आप अलग अलग जो भी हैं, आधार है उसके अंदर, उस पर, जैसे मैं कहूं कि फल कहाँ रखे हैं, कहा कमरे में फल रखे हैं, बीच वाले कमरे में फल रखे हैं, जाकर ले आओ। तो यहां पर अधिकरण हो रहा है, बताया जा रहा है कि कहां, किस में या किस पर। मेज पर मोबाइल रखा है, यह मेरा मोबाइल मेज पर रखा है, तो यहां पर भी अधिकरण कारक हो गया। या मैं कहूं कि भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, तो फूल पर, फूल जो है, यहां जो पर है वह विभक्ति चिन्ह हो गया। किसका? अधिकरण कारक का, पर, में पर। या तो उसके भीतर विद्यमान है वस्तु, अथवा उसके ऊपर विद्यमान है। जो क्रिया का आधार है, कहां पर रखी है, कहां आधारित है, उस आधार को आपको ढूंढना है। एक बार आप इसे समझ लेंगे तो इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुस्पष्ट आपके सामने हो जाएगा। मेज पर मोबाइल मेरा रखा है, तो यहां पर मेज पर फूल पर भंवरा मंडरा रहा है, फूल पर। कमरे में किताब रखी है, या बक्से में कपड़े रखे हैं। तो ये सब जो में और पर हैं, ये अधिकरण कारक हैं, और विभक्ति चिन्ह वही में पर आ रहा है। इसके मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे उदाहरण देने की आवश्यकता है, अनावश्यक। और आठवां भी उतना ही आसान, जो अंतिम कारक चिन्ह है, संबोधन कारक। अब यह जो संबोधन कारक है, यानी बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या सचेत कर रहे हैं, तो वहां पर संबोधन कारक हो जाए। किसी को हे, हे राम, हे गोपाल,
अरे भैया, अरे सुरेश, अरे गोपाल, या हे गोपाल, तो ये जो हे, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा हे भो हरे, तो उसी तरीके से यहां पर संबोधन कारक के अलग अलग रूप आ रहे हैं। जैसे हमने कहा ना कि हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। जैसे कई बार पत्नियां कहती हैं अजी सुनते हो, या पति कहता है अजी सुनती हो, तो ये जो अजी है, जो भी संबोधन से करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कारक चिन्ह, वह संबोधन कारक है। आप हिंदी में ढूंढने बैठेंगे तो आज की डेट में आपको 10 से ज्यादा मिल जाएंगे संबोधन कारक। कई तो बड़े रुचिकर हैं, आप ढूंढ के लाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या क्या संबोधन कारक आपको मजेदार ढंग से भाषा में प्राप्त हुए। अपने आस पड़ोस में लोक व्यवहार में कौन से संबोधन कारक आपको मिले। तो ये तो हुए 8 कारक चिन्ह। अब आप कुछ कुछ फर्क भी समझ लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना कि तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में से का प्रयोग हो रहा है। संदर्भ के हिसाब से आप तय करेंगे कि यहां पर तृतीया विभक्ति है, यहां पर पंचमी विभक्ति है। तो वैसे ही कई बार कुछ कुछ अंतर हैं, जो जहां पर जो विभक्ति चिन्ह हैं वे आपस में घुल मिल से जाते हैं, एक ही तरीके के दिखने लगते हैं। तो इसमें फर्क कैसे करें। जैसे मैं कहूं कर्म कारक और संप्रदान कारक, आपने देखा कि दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अंतर अगर आप समझना हो तो आपको यह देखना होगा कि कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कहां पड़ रहा है। जहां क्रिया के व्यापार का फल पड़ने लगे वहां पर हम कर्म कारक चिन्हित करेंगे। और जो संप्रदान कारक है वहां पर जब हम को कहते हैं, राम को दिया, श्याम को दिया, तो वहां पर देने का भाव है या उपकार का भाव है, उसमें को का प्रयोग हो रहा है। तो ये दोनों फर्क आपको रेखांकित करना पड़ेगा। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा केवल सतर्क रहने के लिए आपको समझा दिया जाता है। एक दूसरा फर्क आपको समझना चाहिए, वह है करण कारक और अपादान कारक में फर्क या अंतर। अगर आप करण कारक देखें और अपादान कारक देखें, दोनों में से का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम पहले ही समझ चुके हैं कि यह जो से है दोनों जगह, एक जगह मिलने जुलने अथवा उस पर उसके अनुसार होने के आधार पर से चिन्हित हो रहा है, और दूसरी जगह विलगित होने से, अलग होने से, पृथक होने से, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये भी आपको देखना होगा। जैसे मैं कहूं मैं पेन से लिखता हूं, तो ठीक है, यहां पर तृतीया विभक्ति हो गई, लेकिन मेरी जेब से सिक्का गिर गया तो वहां पर पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान कारक हो गया। मैं कहूं सुरेश गेंद से खेल रहा है, तो यहां पर गेंद से जुड़ाव है, इसलिए करण कारक हो जाएगा। फिर मैं कहूं कि वह घोड़े से गिर गया, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया। गिरने पे आप अलग ही तो होंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं गिरने पे आप जुड़ जाएं। अब आप कहें कि नहीं नहीं, घोड़े से गिरा लेकिन पृथ्वी से जाके जुड़ गया, तो पृथ्वी से जाके जुड़ा, तो जब आप वो वाक्य बोलेंगे तो वहां पर करण कारक होगा। और जब कहेंगे कि धरती पर पड़ा है,
तब वहां पर अधिकरण भी होने लगेगा। लेकिन फिलहाल करण कारक और अपादान कारक का यही फर्क है, यही अंतर है। अब आपको कुछ चीजें हल्की फुल्की समझ लेनी चाहिए। विभक्तियां जो एक कारक चिन्ह है, ये दो तरीके के हैं। एक है विशिष्ट और दूसरा है संश्लिष्ट। जो विभक्ति संज्ञा के साथ आती है उसे विशिष्ट, विश्लिष्ट, सॉरी पता नहीं क्या हो गया है, श्लिष्ट से बना है, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। तो जो संज्ञा के साथ आ रही विभक्ति है उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहेंगे, और जो विभक्ति सर्वनाम के साथ मिलकर बनी होगी उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा कि विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। अब संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, यह आपको अलग ढंग से समझना होगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।